चलिए, गुड इवनिंग। बैठ जाइए भी शांति से। मैंने आपको बताया सेंट्रोइड के बारे में, बहुत सारी बातें हमने जानी। फिर हमने सरकम सेंटर में कहा कि ये एंगल डबल होता है। एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, उसके बाद और ठीक सा सवाल पूछूंगा जहाँ पे आपको याद होना चाहिए तीनों रिलेशन। जैसे ये सवाल है, ऐसा सवाल किया कि हमने अभी तक कोई? ये कह रहा है ये एक ट्राइंगल पी क्यू आर है और आई इन सेंटर है, ओ ऑर्थो सेंटर है और सी सरकम सेंटर, और ये दिया हुआ है, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। बेहद आसान सवाल है। तो ऐसे सवाल में आपको ये नहीं है कि आप ऑर्थो सेंटर लोकेट कर रहे हो या सरकम सेंटर लोकेट कर रहे हो या इन सेंटर लोकेट कर रहे हो, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा देखिए। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, आपको भी बल्कि याद होगा कि अगर आई इन सेंटर है और मैं ऊपर वाले एंगल को, यानी कि मैं वर्टेक्स एंगल को, जो सबसे ऊपर वाली वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स एंगल को मान लेते हैं थीटा, मान लेता हूँ वर्टेक्स एंगल को थीटा मान लेता हूँ, तो क्या होगा, ये ऑर्थो सेंटर है ओ, इसका मतलब कि ये 180 माइनस थीटा होगा, बराबर। और अगर ये सरकम सेंटर है तो ये 5 इंटू 2 थीटा होगा, और 2 से 2 कट जाएगा, यानी 6 थीटा 180 आ जाएगा, तो थीटा 30 आ जाएगा। और अगर थीटा 30 है, हम जानते हैं अगर ये इन सेंटर है और वर्टेक्स एंगल थीटा है, तो ये 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा, तो ये 105 आ जाएगा। अच्छा, ऐसे इनमें और क्या रिश्ता होता है, ये चीज़ हमने पढ़ ली, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 2RR, सरकम सेंटर और इसके बीच की दूरी। अच्छा चलिए, बाकी और बातें करते हैं। आप एक नोट बना के लिखेंगे, ये नोट कर लिया होगा आपने। और जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता था इससे पहले कि वो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, मुझे लगा स्क्रीनशॉट ले लेते होंगे, तो आगे से हम थोड़ा सा टाइम देंगे कॉपी करने के लिए ऑनलाइन वालों को। ऐप में पढ़ के भी स्क्रीनशॉट ना ले पाए तो बेकार है, वहाँ भी कॉपी करें तो ऐसे थोड़ी होता है यार। ऐप में तो स्क्रीनशॉट भी होना चाहिए, डाउनलोडिंग भी होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते? हाँ, तो ये तो बेकार है। फिर करेगा क्या फिर इस क्लास में और उसमें अंतर ही क्या रह गया, वो तो फिर सेम ही हो गया, कुछ दूरगामी वाली बात है। अच्छा, ज़्यादा दूरगामी के चक्कर में नहीं पड़े हो तो एक नोट बना के लिखेंगे ऐसे कि इन एनी ट्राइंगल ABC, इन एनी ट्राइंगल ABC, इन एनी ट्राइंगल ABC, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर, एंड सरकम सेंटर, किसी भी ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र, और सेंटर्ड का मतलब केंद्रक, और सरकम सेंटर यानी पर केंद्र, कोलिनियर, कोलिनियर, और करके लिख लो, इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या बोला हुआ है कि ये तीनों आपने पढ़ा है? शुभांगी जी आप बताइए, पढ़ा हुआ है आपने? बता सकते हैं कि ये सही बात है या नहीं? कैसे? ये कैसे? देखिए ऐसे लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ फिर कैसे। अच्छा, ये हर ट्राइंगल में होगी या किसी किसी में? OG से। और आपको क्या है कि सेंटर्ड इसको 2:1 में भी बांटता है, तो क्यों बांटता है आप बताओगे? मैं बताता हूँ, चलिए लिख लो आप, फिर मैं बताता हूँ, फिर आप भूलोगी नहीं कभी। OGC याद कैसे रखते हैं? ONGC मैंने याद किया हुआ है। और सेंटर्ड तो 2:1 में माध्यिका को बांटता है, इसको भी बांटता है। क्यों बांटता है ये मैं भी बता देता हूँ 1 सेकंड में, तो आपको याद रहेगी ये बात। अगले पेज पे बता दूंगा ना, इस पे मज़ा नहीं आएगा, अगले पेज पे बताऊंगा। अगले पेज की तरफ बढ़ जाए।
मान लेते हैं कि ये सरकम सेंटर है सी और ये ऑर्थो सेंटर है ओ और ये जी, लिख लिया हमने ऐसे, ठीक है। तो ये क्यों बांटेगा देखें, आप खुद ही देखेंगे, ऐसे गंदा सा लग रहा है, ऐसे मत लिखो। मैंने मान लेते हैं ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया तो ओ तो यहाँ होगा, ठीक है। सी मान लेते हैं यहाँ, सी यहाँ है, पहले बता दो चले कि एक ही लाइन में होंगे या नहीं होंगे, तो पता चले सी। तो एक बात बताओ, सी कैसे बना होगा, कोई माइकल बताएगा कि सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ऐसे बना होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऐसे ये माध्यिका बना दूं, मान लेते हैं ये जी यहाँ पे आ रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताओ बस छोटी सी, अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए मुझे भी इसमें कोई बहुत गहरी नॉलेज नहीं है, मैं बताऊँ आपको, एपी जो है वो पैरेलल होगी सीडी क्या नहीं होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है भाई पैरेलल, ठीक है, ये होगी, यही चीज़ तो आपकी बहुत है। अच्छा, ये अगर पैरेलल होगी और ये पैरेलल लाइन को आप कट कर रहे हो तो ये एंगल बराबर होंगे आपस में, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। और आपको बताइए सिमिलर है तो ये माध्यिका को तो जी 2:1 में बांटता है, तो ये इसको भी 2:1 में बांटेगा। तो सेंट्रोइड जो है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को मिलाने वाली। अच्छा, इस पर हम एक सवाल करते हैं, आप ये लिखो, उसके बाद हम इस पर एक सवाल करते हैं। सवाल वैसे वो पेपर में नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, करने में क्या बुराई है। अभी समझता हूँ सवाल आप क्या कह रहे हो। इतना लिख लिया आपने, शिखा त्रिपाठी जी, समझ आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइस परसेप्शन बेटा, क्या हाल है? बढ़िया। चलिए एक सवाल आपने देखा भी होगा, काफ़ी सारे बच्चे पूछते रहते हैं डाउट के फॉर्म में, कि ये ए है और ये ओ ऑर्थो सेंटर है और सी सरकम सेंटर, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ठीक है, ये दो एंगल थीटा है, और ये भी दिया हुआ है कि ए ओ बराबर ए सी, ए ओ बराबर ए सी। तो थीटा का मान पूछ रहा है क्या होगा, क्या पूछ रहा है, थीटा का मान पूछ रहा है क्या होगा। देखा आपने सवाल, देखा तो होगा ये। चीकू भैया आपने देखा है, आप आने के बाद 3 जगह बदल चुके हैं, एक तो कोई बात, हाँ आप थोड़े लंबे हैं, ये दिक्कत है। आपने जीवन में परेशानियां नहीं काटी, नहीं तो आदमी भागते भागते घिस जाता है आधा। तो चलिए मैं करता हूँ इस सवाल को, नहीं आप मत मेहनत करिए। When you hire a person, then there is no need to solve any type of question. Okay. वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल है, उतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। यहाँ से अगर एक लाइन खींचेंगे तो ये सीधी होगी, ये आप सब जानते हैं कि नहीं। और अगर मैं यहाँ से ये मीडियन बना दूंगा, आपको ये भी पता है, तो ये इसको 2:1 में काटेगी, ये भी आपको पता है कि नहीं पता। ये हमने ऐसे पूरा नीचे की तरफ मिला दी तो ये परपेंडिकुलर होगी, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि इस एंगल के सामने जो भुजा है, कौन कौन से ट्राइंगल हमने ये किए हैं। अगर इसकी ये 2:1 का है, ये कौन, इसको कुछ और मान लें, जी दिया हुआ है, तो AOG आपको पता है कि AOG सिमिलर होगा जी CGD, जो भी लिखना चाहो, D कर दो इस पॉइंट को, ठीक है दोस्त। एक ही बार में समझ लो, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, अभी लिखो मत, लिखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगी बात। तो आप ये भी समझ गए कि इसका और इसका अनुपात 2:1 का होगा या नहीं। ये अगर दूरी 2 है फॉर एग्जाम्पल, तो ये 1 होगी, बोलो होगी या नहीं, मानते हो?
अच्छा आपने देखा कि AO आपने 2 मान ली और AC भी 2 है, ये दोनों ही 2 हैं। अच्छा आपको ये भी पता है कि अगर इसको इससे मिलाऊंगा तो सेंट्रोइड की जो दूरी है C डैश कर दें इसको, इसको कुछ और मानना पड़ेगा, C डैश मान लो इसको, C डैश, ठीक है चल जाएगा ना। तो अब आप बताओ कि ये 2 है तो ये भी 2 होगी या नहीं होगी? अच्छा अगर ये 90 डिग्री और ये 1 है और ये 2 तो ये 30 डिग्री का एंगल होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? ये बात क्लियर है कि नहीं? सब तो जानते हो यार आप, मेरे से क्या पूछ रहे हो? अच्छा अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा या नहीं होगा? मजे आ रहे तुम्हारे? नहीं, ये लड़का बड़ा प्यारा है, बड़ा मतलब इंटेलिजेंट बालक जिसको कहते हैं। अच्छा अगर ये दूरी बराबर है तो ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा या नहीं होगा? बताओ। ये हमने गलत लिख दिया क्या? है साइड, मैंने बोला कि अगर ये 2 है और ये 2 है तो ये 1 होगा और ये भी 2 होगा। कहाँ पे? मान लेते हैं यहाँ पे 2x है तो यहाँ भी 2x होगा, इक्वल है, दिया हुआ इक्वल है सवाल में। तुम्हारा ध्यान ही नहीं है सवाल की तरफ, मजाक कर रही हो हमसे? अच्छा एक बात बताओ, ये सवाल तो फिर खत्म ही हो गया, कुछ और निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। ये 90 है तो ये इसका और इसका सम कितना होगा? 90 होगा, 90 में 30 ये हो गया तो 20 आ गया थीटा, यही आ रहा है शायद इसका उत्तर। तो कोई बहुत सच लंबा सवाल तो नहीं है, कोई तो कह रहा था 3 पेज का है, जिस बच्चे ने पूछा था कह रहा 3 पेज का है। पता नहीं क्या क्या लोग करते रहते हैं ना, कोई अब अल्फा बीटा गामा मानने में ही फंसे रहते हैं, अल्फा माने बीटा गामा अल्फा बीटा, पागल कर देते हैं, मतलब सेंस नहीं बनता। खैर उतना मानने की जरूरत भी नहीं है, मेन यही था कि हम ये 30 निकाल दें और ये 30 है तो ये भी 30 होगा क्योंकि ये भुजाएं बराबर है। इसका उत्तर भी सही आ रहा है, मुझे लगता है गलत नहीं किया, 20 ही दिया हुआ था उत्तर। समझ के 30 के बाद तो फिर कुछ बचा नहीं सवाल में, जैसे ही 30 आया। अच्छा ये 2 थीटा वाली बात समझ में आ गई ना, क्योंकि ये बराबर था और ये बराबर था तो ये 2 थीटा आ गया बस। वैसे भी कर सकते हैं कि 30 है तो ये एंगल 60 हो गया, इसका सम होगा, बात वही है घुमा फिरा के। रेलवे वाले भाई साहब आप समझ के, पढ़ाई को लेकर काफी गंभीर लग रहे हो आप, ज्यादा गंभीर मत रहो, कुछ नहीं हो रखा इन बातों में, मैं बता रहा हूं आपको कि रेलवे की नौकरी छोड़ के SSC, क्या बुराई है रेलवे की नौकरी में? अच्छा नहीं लगता? इतना फ्री में सफर करने को मिलता है। SSC में अच्छा लगेगा, गारंटी है? पक्का? देखो कैसे हाँ कर रहे हैं। नहीं लगेगा भाई साहब, सिर्फ लगता है ऐसा, लगातार दुख बढ़ते चले जाएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको दावे के साथ। नहीं तो आप बचपन से लेके अब तक देख लो कि खुशियों में इजाफा हुआ है कमी, तो पता चलेगा कमी हुई है। अब सोचकर मुस्कुराना पड़ता है, तब ऐसी किसी बात पे हंसते रहते थे। चिड़िया पकड़ ली उसी में खुश हैं, मेढक बांध लिया धागे से उसी में मजा आ रहा है। अब आ जाएगा मजा? बताओ तो फिर। चुईया पकड़ ली सुबह शाम तक, अब खुशी के पैरामीटर बदल गए, ऐसे और बदलते चले जाएंगे, कभी नहीं खुश रह पाओगे। फैक्ट है ये जीवन का सच ही पता नहीं चल रहा है कि है क्या, सत्य क्या है? चलिए कोई नहीं, आप अच्छा करो जीवन में, हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि हमें बस लगता है, मैं अपने जीवन के एग्जाम्पल से आपको ये ज्ञान देता हूँ कि जब मेरे पास 2 पैसे नहीं थे तो मैं
आज से कई गुना ज़्यादा खुश था, और उसके बाद 2 करोड़ 20 करोड़ के बाद लगातार खुशियाँ गिरती चली गई। समझ ही नहीं आया कि आखिर खुशियाँ हैं कहाँ, वजह क्या है इसकी, समझ ही नहीं आया। पहले लगता था शायद पैसा नहीं है इस वजह से दुख है, पैसा आया तो दुख दुगने चौगुने हुए, और ज़्यादा टेंशन हुई। तो इसलिए मुझे लगता है कि भागने पे रोक लगा देनी चाहिए। और हो सकता है, मैं तो सोच ही रहा हूँ आगे आने वाले टाइम में पहाड़ों पर्वतों पे जाके तपस्या वपस्या करूँ। कुछ मुझे रास नहीं आ रहा, कुछ भलाई नहीं दिख रही इसमें, ऐसे लग रहा है जीवन बेकार जा रहा है। आप ही के साथ है जो पल कुछ बिता लेता हूँ मैं हंसी खुशी। D is a point on site BC on ABC such that AD is perpendicular to BC. EAD पर एक बिंदु है, यहाँ पे AD हटा देना है, AD पर एक बिंदु है। बहुत आसान सा सवाल है, देख लीजिए, मैं ही कर देता हूँ। आप क्या करोगे यार, आप क्यों मेहनत करते हो, पागल हो क्या। ABC इतनी देर में हो जाना चाहिए, मैं इसीलिए बोलता हूँ। नहीं हो रहा तो छोड़ दो फिर E, और बस ये एंगल तो दिया हुआ है, ये 60, ये 5 है, ये 1 है। आप बताइए 10 ACB क्या होगा। 10 ACB होगा 6/CD इंटू 6 गुणा DB होगा 1/BD। तो आपने देखा 6 से 6 कट गया, CD बराबर BD आ गया। अब आप बताओ परपेंडिकुलर अगर बाइसेक्टर भी बन गया तो ट्रायंगल कैसा होगा, आइसोसेल्स होगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, यानी हाइट मीडियन बन गई। हमने कहा था जब 2 बातें हो जाएं तो बाकी 2 अपने आप हो जाएंगे। आप गाना भी गाते हैं क्या भाई साहब? अरे वाह यार, चलिए 6:30 से 6:45 के शो में सुनेंगे आपका गाना। वो गा लेते हैं, किसी राह में किसी मोड़ पर तू चलना देना छोड़ कर, ए मेरे हमसफर, ए मेरे हमसफर। थोड़ा हमारी फरमाइश क्या थोड़ी अलग है, थोड़ा उसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। आगे बढ़े। इन सेंटर बता दें क्या होता है। अच्छा, इसके बारे में जानकारी नहीं है आपको? नहीं, कुछ नहीं, मैंने बताया था इन सेंटर, तो ऐसे तो बताया ही कि इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर होता है। जैसे ये ABC है ट्राइंगल, तो I इसका इन सेंटर होगा, और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसकी दूरी हर जगह से बराबर होती है, इसीलिए एक सर्किल बन जाता है जिसको इन सर्किल कहते हैं। ये जो एंगल होता है ये 90 + a/2 होता है, और जो स्मॉल r है वो डेल अपॉन s होता है। तो डेल बराबर r इंटू s होता है। इतना ही बताया हमने इसमें, और कहा कि एरिया जो है इन तीनों ट्राइंगलों का भुजाओं के अनुपात में बढ़ जाएगा। बताइए क्या डाउट है इसमें? क्या अनुपात पूछ रहा? अनुपात तो वो तो बहुत नॉर्मल है, मास पॉइंट ज्योमेट्री लगा दो, कैसे भी कर सकते हो उस सवाल को। तो मैं बताता हूँ आप कैसे सवाल की बात कर रहे हो। 2017 प्री में आया था उसकी बात कर रहे हो? ये सवाल था? ओहो, आप ना यार आदमी सही नहीं निकले। ये सवाल O इज द इन सेंटर ट्रायंगल ABC में, तो पहले बताए थे, इतना झमेला क्यों करवाया? मैं डायरेक्ट बता देता इसको। तो आप बोल दो कि ये वाला सवाल बताना है। इसको मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। जैसे ये ABC है, B के सामने की भुजा CB, अब आपने ये खींच दिया AO,
तो आपको पता है कि AO अपॉन OD हमने पढ़ा है आपको, AO अपॉन OE है, ये E पे कट करेगा। तो मैंने बताया नहीं कि AO अपॉन OE बराबर होगा B प्लस C बाई A। कितना दिया हुआ है सवाल में, 5/4 दिया हुआ है, ठीक है। CO अपॉन OD ये D है दोस्त, और ये पूछा है शायद F। तो CO अपॉन OD कितना होगा, ये नीचे A है ना, A प्लस B अपॉन C बराबर कितना दिया हुआ है, 3/2। अब आप खुद ही देखो, बात एक ही है, मास पॉइंट ज्योमेट्री लगाओगे तब भी यही करना पड़ेगा कि 5 और 4, लेकिन मास पॉइंट ज्योमेट्री तब भी लग जाती जब ये इन सेंटर ना होता। कुछ ऐसे दिया होता कि O एक ऐसा पॉइंट है जिसपे तीनों लाइनें कट रही हैं, सिवियंस बोल देता, क्योंकि ये तो हम तभी लगा पा रहे हैं जब वो इन सेंटर है। सिवियंस बोल देता तो फिर हमें क्या करना पड़ता, मास पॉइंट ज्योमेट्री आसान बनाती सवाल को। तो ये 5 और 4 9 है, ये 3 और 2 5 है, इनको इक्वल बनाना पड़ेगा क्योंकि ये भी A प्लस B प्लस C है, ये भी A प्लस B प्लस C है। तो ऊपर वाले को कितने से गुणा करें, 5 से 5 25, 5 चौक 20, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। अब आपको जो पूछा है वो पूछा है BO अपॉन OF। तो BO अपॉन OF कितना होगा, BC प्लस A अपॉन B। तो C ये है, A ये है, C ये है, 20 और 18 38, और टोटल 45 है, तो 7 आ गया उसका। तो मास पॉइंट से भी करोगे तो भी यही आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था। अच्छा, कभी कोई सवाल ऐसे आ जाते हैं जैसे एंगल पे और आप नहीं बता पाते, अच्छा, तो फिर मास पॉइंट ज्योमेट्री से आप ऐसे कर लीजिए। को लग रहा है कि बहुत लंबा जा रहा है सवाल, तो देखिए जैसे ये कितना दिया हुआ है, 5 4 और ये 3 2। अब आप देखेंगे कि बीच में इसका 5 वेट आएगा इसका, हाँ, तो इक्वल बनाना पड़ेगा। तो 9 दूनी यहाँ 18 आ जाएगा दोस्त, और 9 तिया यहाँ 27 आ जाए, 45 में यहाँ 25 आ जाएगा भाई, और यहाँ 20 आ जाए। अब आप देखो 18 है, 25 यहाँ 7 आ जाएगा, और यहाँ बीच में 38 है, या तो या 20 और 18 38, तो 38 ये आ जाएगा और 7 ये, ऐसे सही है बात तो। लेकिन वही है, घुमा फिरा के, कुछ अलग नहीं है। अच्छा, मैं इसको सवाल दिखा रहा था, एक सवाल जैसे मैंने देखा कि कुछ सवाल ऐसे भी आ सकते हैं पेपर में जहाँ पे आप एंगल नहीं निकाल पा रहे या नहीं दिमाग में आ रहा, तो वहाँ पे आप साइन रूल लगा के ऑप्शन वेरीफाई कर सकते हैं, समझ लें। तो एक सवाल हम वैसा कर लेते हैं जहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ साइन रूल लगा के कैसे ऑप्शन वेरीफाई करने। जैसे एक सवाल देखिए, जैसे ये सवाल है, एक त्रिभुज ABC में ABC 45 है, पॉइंट D BC पर है, इस प्रकार है कि ट्वाइस ऑफ BD बराबर CD। क्या आ रहा है, 90 90 है ऑप्शन में भी है, ये 90 ही आ रहा है तुम्हारा भी, कैसे 90 आ रहा है, सीरियसली 90 कैसे आ जाएगा, पता नहीं, तुम ज्यादा पढ़ गए हो कई बार ना, ऐसा लगता मुझे। इतनी नॉलेज भी खतरनाक होती है। ये BD 1 है और ये 2 है, DAB बराबर 15 और ACB ठीक है भाई। ACB एंगल पूछा है, मान लेते हैं कि एंगल थीटा है। ये एंगल कितना है, 45, ये कितना होगा 60, मतलब ऐसे निकल ही सकते हैं। ये कितना आ जाएगा भाई, 60 60 120, नहीं 120 माइनस थीटा ना, खत्म बात। लगा देते हैं इसको, कहाँ कहाँ लगाएं बताइए, एक बार इस ट्रायंगल में लगा देते हैं। तो साइन 45 बटे AD बराबर साइन 15 बटे 1, और इसमें लगा देते हैं साइन थीटा बटे AD
देखिए जब भी ऐसा लगाते हैं तो ये देखते हैं कि ये भुजा किसी तरीके से कटनी चाहिए, कॉमन वाली लेते हैं, पहले भी ये बात हो चुकी है हमारी आपके बीच में, ठीक है। बराबर साइन 120 माइनस थीटा बटे है 2। अब भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा आपस में, नहीं तो कितना आ जाएगा भाई, ये साइन 45 बटे 2 साइन 45 बटे साइन 15 बराबर साइन थीटा बटे साइन 120 माइनस थीटा। यही है ना, सही लिखा है। एक बार लिख देता हूँ जल्दी से, क्या था सवाल। ABC बराबर 45 डिग्री था। ये 2 था ना, ये 1 और ये 15 था। ये एंगल थीटा माना था तो ये 120 माइनस थीटा आ गया। हाँ तो मैं अब डायरेक्ट ही लिख देता हूँ कि साइन 45 2 साइन 45 2 इधर नहीं आ रहा था, साइन 45 बटे साइन थीटा 2 साइन 15 120 माइनस थीटा। फिर मैंने कहा कि भाई इसमें 60 वाट रखने पे तो सवाल ही नहीं दिख रहा था कि आएगा, तो हमने 75 रख के देखा। 75 अगर हम यहाँ रख रहे हैं तो ये साइन 45 आ रहा है, नहीं आ रहा, 75 रखने पे साइन 45 आ रहा है। कर दिया ना शुरू, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं ये तो मैं लगभग बता चुका था, बस ऑप्शन यहाँ तक पढ़ा चुका था, ऑप्शन रखने की बारी थी। तो हमने थीटा 75 रख के देखा यहाँ पे कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, तो पता चला कि ये साइन 45 हो जाएगा और ये भी साइन 45, तो इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर 45 हो जाएगा, और ये 2 साइन 15 और इंटू साइन 75 को कॉस 15 लिख दिया, तो ये भी कितना आ गया, साइन 30 आ गया। और हम ये जानते हैं कि साइन 30 साइन स्क्वायर 45 बराबर होंगे, यानी कि थीटा बराबर 75 पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे कुछ एक सवाल आएंगे, कुछ एक क्या, कोई भी अगर ऐसा सवाल आता है जिसका एंगल आप नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई भी सवाल अगर ऐसा आता है जिसका एंगल आप नहीं निकाल पा रहे, तो साइन रूल आप लगा सकते हैं किसी में भी। आपने कुछ सुनी होंगी वर्ल्ड टफेस्ट ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स, आप नेट पे डालो, आती हैं बहुत, आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी घूमती रहती हैं, उन सब में भी आप अगर साइन रूल लगाते हो तो सवाल हो जाएगा किसी में भी। वर्ल्ड टफेस्ट प्रॉब्लम में सोचिए हो जाएगा, तो ये तो नॉर्मल है जो आपके पेपर में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल करते हैं, ठीक है। इसमें बस हमने कुछ नहीं किया, साइन रूल लगा दिया इधर इधर, और उसके बाद क्या किया, एंगल पुट करके देख लिया, तो ये सेटिस्फाई हो गया, खत्म बात। In the overlapping triangles ABC, triangle ABE sharing common side AB, angle BAB and angle ABC are right angle, BAE होगा यहाँ, BAE and ABC are right angles, AB बराबर 4, BC बराबर 6, AC and B intersect at D. What the difference between the area of ADE and triangle BDC? इन दोनों ट्रायंगल्स के डिफरेंस बताना है। वही देखिए, अगर आप इन दोनों के एरिया का डिफरेंस निकालने में लग गए तो आप पगले हैं। सीधी सीधी बात ये है कि चाहे ये तो कॉमन ही है, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आप 8 चौक 32 का आधा 16 तो इस ट्रायंगल का एरिया हो गया, और 6 चौक 24 का आधा 12 इसका एरिया हो गया, इसका डिफरेंस 4 आ गया, और यही उत्तर है। क्योंकि इसका डिफरेंस भी वही होगा जो इन दोनों का है, क्योंकि ये पार्ट तो कॉमन है, कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सवाल कभी आपको आ जाए घुमाने के लिए तो घूमेगा मत, कर दीजिएगा, ठीक है। पॉइंट बी एंड सी लाई ऑन एडी, बिंदु बी और सी एडी पर हैं। द लेंथ ऑफ ए बी 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ बी डी,
and the length of AC is 9 times the length of CD. The length of BC is what fraction of the length of AD? बहुत आसान सा सवाल है, कर लीजिएगा घर से। एक रेखा बनानी है बस और कुछ नहीं करना है। तब एक साइड दे रखिए बस। हाँ तो नहीं निकलेगा कैसे? हाँ तब भी नहीं निकलेगा ना, उसमें भी हाइट का पता होना जरूरी है। मैं बताता हूँ। लिख लिया? फोटो ले लीजिए बस। बहुत बेसिक सा सवाल है, रीजनिंग का सवाल है। हाँ 1/10 आंसर आ रहा है। ये सवाल देखो, आप कुछ थोड़ी सी शिफ्टिंग बतानी थी आपको, क्या होती है शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट, शिफ्टिंग ऑफ लाइन। In a triangle PQR, A is the midpoint of side PQ. There is any point M in side QR. कितना आंसर आ रहा है? आठ। मैं बताता हूँ, मुझे पता है आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये कह रहा है कि त्रिभुज PQR है, त्रिभुज PQR। A is the midpoint of side, A is the midpoint of side PQ। A क्या है? मिडपॉइंट है PQ का। RN पैरेलल खींची जाती है AM के। PQ पे ही है ना A, M यहाँ पे एक बिंदु है और RN इसके पैरेलल खींची गई। ठीक है, NQM का एरिया पूछ रहा है आपसे। देखिए अगर हमें किसी पॉइंट की स्पेसिफिक डिस्टेंस ना दे रखी हो, जैसे मैं A को बिल्कुल भी इधर उधर नहीं कर सकता, कर सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि A मिड पॉइंट रखना है मुझे, इसकी दूरी इससे भी इतनी होनी चाहिए, इससे भी इतनी, और इस लाइन पे भी होना चाहिए, तो A को मैं नहीं छेड़ सकता। कौन से ऐसे दो बिंदु जिनको मैं छेड़ सकता हूँ? या तो मैं M को या N को, दोनों में से किसी को भी छेड़ सकता हूँ। मैंने N को इधर शिफ्ट कर दिया, मैंने मान लिया कि यही RN है, मान सकता हूँ, दोनों मान के बताऊंगा। अगर यही N है और यही RN है और आप कह रहे हो कि ये AM के पैरेलल है और A मध्य बिंदु है, यानी कि M भी मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा? होगा। M मिड पॉइंट होगा। इसने हमसे पूछा क्या? NQM का एरिया पूछा। आप बताओ, अब अगर ये मिड पॉइंट होगा तो NM क्या हो जाएगी? मीडियन हो जाएगी। तो NQM का एरिया पूरे का कितना आ जाएगा? आधा आ जाएगा। आधा गुणा 16 बराबर 8, और ये उत्तर होगा। हाफ इंटू 16, यही क्या होगा? उत्तर होगा। बताओ कोई तकलीफ है तो? आपको आ गई बात समझ? अच्छा, अगर हम M को शिफ्ट करते मान लेते हैं, ये A था और ये ऐसे PQR। अगर आप M को ही इधर शिफ्ट कर देते, M को, और फिर आप कहते कि AM के पैरेलल RN खींचनी है, तो N को भी यहीं लाना पड़ता, फिर वो कोइंसाइड कर जाती लाइन। कोइंसिडेंट लाइन आर आल्सो पैरेलल लाइन भाई, जिनके बीच की दूरी 0 है। तो N भी यहाँ आ जाता, तो फिर NQM का एरिया, अब ये A मिड पॉइंट है तो ये भी 8 होता, ये भी, तो ये भी 8 आ जाता। ऐसे आपको लाइन पॉइंट शिफ्ट करने आने चाहिए जिनकी कोई महत्व नहीं है। जैसे मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे,
जिसमें आप लाइन को शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट ना करें तो कैसे होगा? अरे आपने बच्चों जैसी बातें कर दी। आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, क्या मतलब है आपके इतने पढ़े लिखे होने का? है? नहीं, कुछ नहीं मिलाना पड़ेगा ज़्यादा। आप कैसी बातें कर रहे हो यार? क्या मिलाना पड़ेगा? कुछ नहीं मिलाना पड़ेगा, ये ऐसे है बस लाइन। अब आपसे पूछा किसका एरिया है? एन क्यू एम का पूछा है ना, तो आप बताओ एन क्यू एम किसके बराबर है? ए क्यू एम प्लस ए एम एन के बराबर है या नहीं? अच्छा, ए एम एन की अगर मैं बात करूं तो ए एम एन का एरिया ए एम आर के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में अगर सेम बेस पे हो तो ए एम आर होगा। अच्छा, ए क्यू एम और ए एम आर कितना हो जाएगा? ए क्यू आर। तो आपने देखा एन क्यू एम ए क्यू आर के बराबर आ गया, और ए क्यू आर तो आधा होगा। तो वो तो फिर दिमाग लगा के कर ही लेंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। कोई आप इतने नादान परिंदे नहीं है। देखिए एक सवाल और। एक समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज आप सब जानते हैं, जिसके दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसके सामने के दोनों कोण बराबर होते हैं। अगर एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं एक वर्टेक्स से तो वो मीडियन भी होता है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, सब कुछ होता है वो। ठीक है, कितना? जैसे यहाँ पे भी हम देखेंगे कि क्या शिफ्ट कर सकते हैं और क्या नहीं। हो गया आपसे? वेरी गुड, आपने तो रट्टा मार लिया हर सवाल का है। वेरी गुड बेटा, बहुत आगे जाओगे आप। देखिए अब यहाँ पे ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और पी क्यू आर एस ऐसे है। नहीं, यही तो है। क्या क्या है? पी क्यू, ये कितना दे रखा है? पी एस 2x है, और ये y है। ठीक है, तो अच्छा आपको रेक्टेंगल बनाना है, स्क्वायर तो बनाना नहीं था। अगर ये स्क्वायर होता तो मैं क्यू आर को ऊपर नीचे नहीं कर सकता था, क्योंकि स्क्वायर में चारों भुजाओं का बराबर होना जरूरी है। लेकिन अगर मैं और नीचे बनाता इसको थोड़ा सा भी, तो क्या ये रेक्टेंगल नहीं बनता? ऐसे बनाता तो भी ये रेक्टेंगल बनता। तो इसने फिक्स नहीं किया कुछ भी नहीं, मैं इसको ऊपर नीचे इस लाइन को कर सकता हूँ। तो मैंने क्यू आर को इस हद तक नीचे ले आया कि रेक्टेंगल ही यहाँ हो गया क्यू आर। अब आप बोलेंगे कि इस केस में तो y 0 हो जाएगा। जब आप रेक्टेंगल की इस भुजा को नीचे लाते चले जाएंगे और ये इसी पे आ जाएगी, तो एक ऐसा रेक्टेंगल बन जाएगा जिसकी लंबाई लंबाई है, चौड़ाई कुछ है ही नहीं, और ये पूरी 2x हो जाएगी या नहीं बोलो? और ये कितनी दे रखी है सवाल में? 12। 2x अगर 12 है तो 4x कितना होगा? 24। तो यही उत्तर आ जाएगा। अच्छा, अभी तो आपने ऐसे नीचे की तरफ ऐसे खिसकाया है, अगर आप ऐसे खिसकाते ऐसे ऐसे ऐसे, तब क्या होता? मान लेते आप ऐसे ऐसे खिसकाते जाते तो पता है रेक्टेंगल ये आ जाता बस खड़ा हुआ, ये रेक्ट एक्स तो 0 आ जाता, और वाई पता है क्या आ जाता? ये कितना दे रखा है आपको? 10, और ये 6, और ये 8 आ जाता। यानी सिर्फ वाई आ जाता, 8x 0 हो जाता। तो 4x प्लस 3y का तब मान निकालते क्या होता? ये 0, इसकी जगह 8 रखते तो 24, तो भी 24 आता। तो वो आप अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हैं। आपको आ रहा है ये शिफ्टिंग का फंडा समझ? जैसे एक दो सवाल और लिख लीजिए। मान लेते हैं कि एक सर्किल है, थोड़ा बहुत सर्किल का ज्ञान तो होगा ही आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो। ये इसके टेंजेंट है, ठीक है, ये ए है, ये बी, ये सी और डी। ए बी बराबर 4 दे रखा है, बी सी बराबर 5। आपसे पी क्यू की लंबाई पूछ रहा है, ये पी क्यू है कि क्या होगी? पी क्यू पूछ रहा है आपसे। हो गया आपसे?
आप आदमी जेन्युइन नहीं हो यार, सवाल नहीं कर रहे यार आप। 6। जैसे अब आपको पता नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन के बारे में तो पता नहीं है। देखो ये लाइन तो फिक्स है कि भाई टेंजेंट है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, ये टेंजेंट है, ये तो फिक्स है, इसको हम नहीं छेड़ सकते। ऊपर नीचे करेंगे ये टेंजेंट से बदल जाएगी। लेकिन इस वाली लाइन के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने इसको सेंटर से गुजार सकता हूँ अपनी मर्जी से। ये ए बी सी डी है, तो ये कितनी दे रखी है 4 और ये पूरी 5। तो आप मुझे बताओ इसकी रेडियस है तो ये 5/2 होगी या नहीं, और ये कितनी होगी भाई 6.5, 13/2। आप बताओ ये 13/2 है, ये 5/2 है, तो ये 12/2 आ जाएगी। अरे 5 12 13 का बनता है ट्राइंगल, तो कितनी आ गई 6। यही उत्तर है। 6 आ रहा था भाई आपका, 3 आ रहा था आपका, तो 6 आ रहा था। तो हाँ वो सब तो तमाम तरीके हैं, लेकिन अभी मैं तो शिफ्टिंग पढ़ा रहा हूँ, ये सब तो मैं भी सिखाऊंगा। सर्किल तो आगे आएगा ना दोस्त, अभी सर्किल से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा सवाल मेंस में भी आया था एक, मैं आपको बता दूं। मेंस में भी ऐसा एक सवाल आया था जहाँ पे ये ऐसे इन्होंने, और शिफ्टिंग करनी थी आपको AC DB। देखा था आपने, ऐसे MN पूछ रहा था जिसमें AB 40 और CD 32, और आपसे पूछ रहा था MN का मान बताओ कितना। मतलब अब आप इतने इंटेलिजेंट हो गए हो कि अब तो हमें ही नहीं पूछ रहे हो आप। ऐसे करके निकाल दो इसको, सेंटर से गुजार दो बस। तो CD कितनी है 16, ये चीज़ 16 हो जाएगी, ये चीज़ भी 16 होगी। अच्छा AB कितनी है, तो ये 20 आ जाएगी, तो ये कितनी आ जाएगी 15 12 12 16, तो ये भी 12, तो MN कितना आ गया 24। तो ऐसे ही शिफ्टिंग देखिए, ये कहीं भी कर सकते हैं हम, लेकिन कहाँ जहाँ हमें कोई फर्क ना पड़ रहा हो जिसको शिफ्ट करने से, ये आपको देखना पड़ेगा बस कि फर्क कुछ ना पड़ रहा हो। जैसे मैं एक और खतरनाक सा सवाल इस पे पूछता हूँ, नहीं लिखा, लिख लो जल्दी लिख लो। सिंगर साहब, आपको कितने साल से गाना गा रहे हो? स्कूल से क्या गा रहे हो, कॉलेज से गा रहे होगे? स्कूल में बड़े हो गए थे इतने? अच्छा, बेसिकली गम के बाद ही गाना निकलता है। आवाज में दर्द कब आया वो बताओ? कॉलेज में आया, आया ही नहीं दर्द आवाज में। या देखो दर्द तो जरूरी है। ABC इच ए पैरेललोग्राम है बेसिकली, ये पैरेललोग्राम 11 GM लिख देंगे, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। ABCD क्वाड्रेट AN/ND बराबर 7/31, AM/AB बराबर 7/25। तो AD और AC क्या होगा? ये आया क्या? ये नहीं आया सवाल। देखिए इसमें कैसे शिफ्ट करेंगे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी मुश्किल है इसमें शिफ्टिंग। AN कितना है 7 और AD 31, तो ये कितना आ गया 24, और ये AM 7 और ये 18, ऐसे तो। अच्छा मैं पता है इसको कैसे शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है B, अच्छा ये बताओ ये 24 है, ये 7, तो ये कितनी होगी 31, यहीं पे होगी या नहीं? तो मैं यही कर रहा हूँ कि मैं इसको पिचका के कहीं यहाँ ले आता हूँ। मान लेते हैं ये B' बन गया, तो ये तो इधर की तरफ पिचकेगा और ये इधर की तरफ पिचकेगा। तो आप मुझे बताओ AB' जब ये इधर की तरफ पिचकेगा तो ये 25 होगी, और B' ये 31 होगी या नहीं? और ये तो जब पिचकेगा तो 7 यहीं तक जाएगा, क्योंकि ये भी 7 है। इसको ऐसे पिचका रहा हूँ मैं, ऐसे पकड़ के ऐसे पिचका, एक लाइन बना दी मैंने पूरा, यही तो शिफ्टिंग है। तो ये 7 आ गई,
तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, AP अपॉन AP है, ये AP अपॉन AC पूछ रहा है आपसे। तो AP कितनी होगी 7 और पूरी 56, 1/8 उत्तर आ जाएगा। अगर आप कोई और तरीका भी लगाते हो, सिमिलरिटी वगैरह लगा लेना, 1/8 ही उत्तर आएगा, भागलपुर। हाँ 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 हाँ, आप ऐसी क्यों बात करते हैं जैसे आप कोई पत्रकार हैं और मेरा इंटरव्यू ले रही हैं? नॉर्मल नहीं पूछ सकते कोई बात? तो उससे क्या होगा, मतलब चेंज हो जाए? उसने हमें बोला कहाँ था? हमें ये कहाँ पता है किसी भी सर्किल में हमें कुछ ये बात पता ही नहीं है। इसका मतलब है कि सवाल का उत्तर इस बात पे डिपेंड नहीं है। अगर वो कह रहा है कि ए बी इसको काटते हुए निकल रही है लाइन, अब बता नहीं रहा कैसे निकल रही है, इसका मतलब सवाल का उत्तर इस बात पे डिपेंड करेगा नहीं। बात यह है कि सवाल का उत्तर इस बात पे डिपेंड करेगा नहीं, तो हमने अपनी मर्जी से मान लिया। ज़्यादा आप गहराई में मत घुसिए इन सब चीज़ों के, कुछ नहीं रखा, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ हाँ जी, बताइए बताइए। इस वाली सवाल को ना बस ऐसे पिचकार, ऐसे पकड़ के ऐसे लेके ऐसे इसको लाइन बना रहे हैं किसी तरीके से, तो ये इधर आ चला जाता है, ये इधर। ये वाली जो लाइन है ये ऐसे करके जब जाएगी तो ये 31 इधर आ जाएगा दोस्त, और ये 18 और 7 25, ये ऐसे बन जाएगा। ऐसे लेके चलो इसको, ऐसे ऐसे खींच दो आप इसको। हाँ 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 बिल्कुल, मतलब पूरा पैरेललोग्राम एक सीधी रेखा बन गया जो डायगोनल है इसी। देखिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं ये कहूँगा कि जरूरी नहीं है कि समझ आए, आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो और भी ज़्यादा ठीक है। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि नहीं ये समझ नहीं आई तो अब मेरा क्या होगा कालिया टाइप्स, ऐसे कुछ नहीं सोचना। ठीक है, चिल मारना है। आएगा ठीक है, नहीं आएगा कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा, जब आना होगा तब आएगा, नहीं आएगा उसके बाद भी मर जाए नहीं आ रहा तो। कितना मजा आता है आपको इन बातों में, थोड़ा पढ़ाई भी कर लो, कभी कर रहा हूँ। एक छोटी सी बात जानेंगे जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। हाँ 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 कहिए। AD अपॉन, तब तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं थी, 24 और 7 31/56 कर देते बस। क्या लग रहा है आपको? नहीं ये ऐसे नहीं शिफ्ट हो रहा, आपको पता क्या लग रहा है कि D बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं आ रहा, ये ऐसे ऐसे कहीं ऐसे एडजस्ट हो रहा है ताकि AD इस पे आ गई और ये वाली भुजा जो CD है ये भी इस पे आ गई। हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे करके खींच रहे हैं, आप ऐसे समझो ये रबड़ है बीच में और ऐसे ऐसे खींच दिया तो क्या होगा, D इसके करीब आता चला जाएगा। ठीक है, मैं ये बहुत कम बैच में ही करवाता हूँ, इसीलिए सवाल ना आप इसको सिमिलरिटी से करना, आसानी से हो जाएगा, 2 3 4 बार लगानी पड़ेगी, आ जाएगा उत्तर, ऐसा नहीं है। मास पॉइंट से भी कर सकते हैं, सिमिलरिटी से भी, और छोड़ भी सकते हैं, मेरा तो यही कहना है। ठीक है, अभी एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 70 और 50, मान लेते हैं कि ये एंगल 70 है और ये एंगल 50 है, तो यहाँ पे एक सर्किल बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। और एक सर्किल हमने और बना दिया इधर, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इनकी रेडियस का अनुपात निकाला जा सकता है? आप बताओ जी। अगर ये एंगल 70 है और ये एंगल 50 है तो इनका अनुपात निकाला जा सकता है? कैसे बताना? सिमिलरिटी लगाओगे, हर जगह सिमिलरिटी लगाओ, पागल नहीं हो जाओगी बात बात पे सिमिलरिटी। आप बताइए जी त्रिपाठी साहब। निकाल सकते हैं? ओहो, कैसे बताइए, थोड़ा गाइड कीजिए, मेक मी अस गाइड। मैंने सिमिलरिटी से बताया था, मैंने तो ऐसा यूट्यूब पे भी कोई सवाल ही नहीं बताया 70-50 वाला। 1/2 तो आता भी नहीं है।
1/2 आता है, 1/3 आता है। 1/2 का तो मैं पूछूंगा अभी सवाल है। गलत बता रही हैं आप, मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया। और ऐसे मत कहिए कि मैंने पढ़ाया तो वरना गलत हो जाएगा, लोग कहेंगे यार गलत आदमी पढ़ा रहा है। मैंने, हाँ ऐसे भूल गए आप, ऐसे इल्ज़ाम देने से अच्छा है बोल दो कि हम भूल गए। देखिए ये जो इनकी रेडियस का जो अनुपात है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये एंगल कितना है। मैं आपको बता दूं साफ साफ, और ये इतनी बार एसएससी ने पूछ लिया सवाल, आगे भी आता रहेगा और आप 70-50 देख के छोड़ाएंगे, जबकि कुछ नहीं करना। आप बताओ अगर ये टेंजेंट इक्वल होती है, जानते हैं हम ये बात, और ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, और ये ऐसे भी इसको मिलाएंगे ये भी होगा। टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। तो ये 1 है, ये कितना होगा 2 होगा या नहीं। अच्छा अगर ये 2 है तो ये भी 1 होगा, ये 3 होगा या नहीं। आपको पता है ये 30 है और ये r है, और या तो ये पूरा 2r होगा, तो r तो यहीं तक हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक भी r होगा। 2 और 1 कितना आ गया r 3। तो अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो इनकी रेडियस का अनुपात 1:3 होगा। ये आप याद रख लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी ने कितनी बार इस पे कैसा कैसा सवाल पूछा है। ये नहीं आया भाई साहब आपको समझ? अरे लास्ट अटेम्प्ट में आप धोखा खा गए यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप। ये 30 डिग्री है, ये 1 है, तो ये कितना हो गया 2 हो गया। अब ये 2 है तो ये भी 1 होगा, रेडियस है तो ये पूरा 3 हो गया। हमने कहा कि ये r है तो ये पूरा 2r होगा, यहाँ से यहाँ तक r है तो बचा हुआ r होगा, r ही 3 होगा, 3 ही r होगा। बताइए मुश्किल लग रहा है? तो मैं ये कह रहा था जैसे एसएससी ने एक बार इस सवाल को पूछा कि ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया और इसके एरिया का अनुपात पूछ लिया, तो रेडियस का 1:3 का, एरिया का 1:9 का आ जाए। अगर इक्विलेटरल होगा तो एंगल कितना होगा 60 होगा। कुछ है इसमें? नहीं। अभी पिछली बार वाले मेंस में क्या सवाल आया मालूम? देखो मौके की बता दोगे, अब ये वाली बात पता है, बार बार क्यों दिमाग लगाओगे। ये ऐसे बनाया था इन्होंने, ठीक है, ये रेडियस 2 दे रखी थी और ये एंगल 30 दे रखा था, और ये रेडियस पूछ रहा था। बताओ आपको तो पता है कि इन दोनों की रेडियस का अनुपात इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये एंगल कितना है। अब ये 60 आ गया तो ये 2 है तो ये 6 होगा बस, और ये चलता रहेगा आगे भी 1 3 9 ऐसे, और भी नीचे बनाएंगे तो 3। तो ये याद रहेगी बात कि अगर एंगल 60 डिग्री है, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं इस पे कि एंगल अगर 60 डिग्री है तो आप समझ लो बस खेल खत्म है। कई बार ऐसा भी होगा कि ऐसे बना के पूछ लेगा आपसे, ये कह देगा ये कि ये बोल देगा 6√3 और ये 12 बोल देगा ऐसे। फिर आपको पता है कि ये √3 और 2 का अनुपात है तो ये 60 होगा एंगल, फिर आपको पता है। फिर ऐसे बोल देगा कि इसका एरिया 9 है तो इस सर्किल का एरिया बताओ, तो आप क्या बोलोगे? इसका 81 आ जाएगा। एरिया की बात हो रही है आपकी बात। तो अब ये याद हो गई बात कि अगर 60 होगा, लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूँ जहाँ पे ये 1:3 नहीं है, एक ऐसा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, तुरंत के तुरंत बातों को समझ रहे थे। जैसे मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आगे बढ़ें, ये चीज़ तो नोट कर लिया आपने, बहुत बुद्धिमान हैं आप। वी आर बिग फैन ऑफ योर्स पर्सनैलिटी। आप सोच रहे होगे कि ये सर्किल ऐसा क्या हो गया, एक्चुअली क्या है, इसका वजन ज़्यादा ही पिचक गया और कुछ नहीं है। तो इसकी रेडियस 1 है और इसकी रेडियस 2 है, ठीक है भाई, और लाइन AB और AC कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बराबर है। तो आपसे एरिया पूछ रहा है ट्रायंगल का, AB बराबर AC, AB बराबर AC। आपसे कह रहा है ट्रायंगल ABC का एरिया बताओ। जो बच्चा बताएगा उसको हमारी तरफ से टॉफ़ी मिलेगी। क्या मिलेगा? टॉफ़ी। चलिए कोई बात नहीं, नहीं हुआ।
नहीं हुआ यार, मतलब अब आप का पता है क्या चक्कर है कि बस आपको ये 1 3 पता है, अब आप इससे आगे नहीं, अगर 1 2 आ गया तो आपने सवाल छोड़ देना है कि गलत छप गया साफ, 1 3 ही होना चाहिए था यहाँ, ऐसे थोड़ी होता है। बस बताओ, आप इतने इंटेलिजेंट हो और आप समझते खुद को कुछ हो नहीं, खुद को वैल्यू करो बेटा, आप सही कर रहे हो आप। एक बच्चा जो करेगा इस सवाल को हमें बताइए, सिंगर भी है मैथमेटिशियन भी है, तुम ये मूछें काटने के लिए कंघी क्यों रख लेते भाई छोटी? काटना मैं सिखा दूंगा, एक फिल्म आई है मसलम होगा, वो देख लेना, उसमें काटना सिखाया बालों कैसे काटता है। क्या यार रोहतक वाले भाई साहब, आपने नाक कटवा दिया, खामखा आपकी तारीफ की इतनी, मिला कुछ नहीं। देखिए ये 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये 1 है, बस कोई बात नहीं, अब ज़्यादा होशियार बनने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है भाई। आपको पता चल रहा है कि ये सब ट्राइंगल क्या है आपस में, सिमिलर, सिमिलर को गोली मारो अल्फा मान लो, तो मैं ये कह रहा हूँ tan अल्फा बराबर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1/AP और बराबर होगा 2/3 + AP। तो यानी कि AP कितना आ गई, 3 आ गई भाई, क्योंकि यहाँ भी अगर मैं 2 करूँ तो 2AP आ जाएगा नीचे, तो 2 और 2 ऐसे मौखिक ही कर लिया करो झट से, देखा 2AP, अच्छा AP कितनी आ गई, 3, AP 3 आ गई, तो ये परपेंडिकुलर आ गया AF बराबर 8, यानी कि अब बेस पता लग जाए तो बात बन जाएगी, बोलो। तो आपने देखा AP कितना आया 3, तो ये कितना होगा 2√2, होगा या नहीं होगा? तो हमने क्या किया यहाँ पे tan अल्फा लगा दिया, देखो बेटा tan अल्फा 1/2√2 होगा और tan अल्फा CF/8 होगा, होगा या नहीं? तो CF कितनी आ गई 4/√2 यानी 2√2, ये आ गई। आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये और ये इक्वल होंगे, यहाँ पे टच कर रहा है, तो BC कितना आ गया 4√2, ये इसका बेस आ गया, तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ 4√2 × 8, तो 8 चौक 32, 16√2 उत्तर आ गया। क्या मुश्किल था सवाल? आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मेंस में ऐसा सवाल भी आएगा? आएगा, बिल्कुल आ सकता है। tan अल्फा लगाया ना, ये 90 ये है और यहाँ 90 ये है, तो tan अल्फा ये सोच समझ के लगाया है, मजाक नहीं है, ठीक है? कमियां निकालनी बस, खुद कुछ करना नहीं है, दूसरा कर दे तो उसमें कमियां निकालो, चाय अच्छी नहीं बनी। कभी खुद बनाओ। ये क्या कह रहे हैं भैया? चले कोई नहीं, और सवाल लिखते हैं। हाँ बोलो, क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ कि tan अल्फा कौन से में कह रहे हैं? अच्छा अच्छा, अरे मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने बस इतना छोड़ दो ना, बस इतना ही किया, कुछ भी लिया ही नहीं लिया मैंने। क्या मतलब है, दोनों ट्रायंगलों में मैंने सेम ही लिया है ना, बस खत्म बात। अरे 1/, हाँ साइन अल्फा बराबर 1/, परपेंडिकुलर ये था तो 1/AP, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तो ये 2/, समथिंग, ठीक है। हाँ हो जाता है कई बार गड़बड़, लेकिन दोनों 2 बार ट्रिग्नोमेट्री में यही है, अगर आप 2 बार गलती करोगे तो गलती मान्य नहीं हो, फर्क नहीं पड़ेगा कोई सवाल पे, आप पॉजिटिव नेगेटिव की गलती कर दो, 2 बार कर दो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 बार गलती की कि उस ट्रायंगल में भी tan अल्फा को हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिया और उसमें भी लिया, तो गलती गलती से कट गई, गलती गलती से कट गई, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आप भी जीवन में 2 बार गलती कर सकते हैं। चलिए एक सवाल लिखिए, एक सवाल ये है कि ABC
ए बी सी और ये एन। बड़ा बारीक सवाल लग रहा है मेरे को तो ये। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। एम क्या है? मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ए एन बाइसेक्ट एंगल बी ए सी। ए एन क्या है? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बी एन अच्छा भी लग रहा है, क्यूट भी लग रहा है ये। परपेंडिकुलर है ए एन पे। ए बी बराबर 14 है। ए सी बराबर 19 है। तो एम एन पूछ रहा है क्या होगा? ढाई अक्षर प्रेम के हैं क्या है? नहीं नहीं नहीं, अरे यार आप हर चीज को इतना मजाक क्यों समझते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कैसे हैं चीकू भैया? कैसे हैं आप? यार बहुत बढ़िया आदमी है, पता है आपको। देखो भाई, कितने लोगों से हुआ ये सवाल? 5/2 कितने लोगों का उत्तर आ रहा है? 1 2 3। अच्छा, बाकी आप क्या प्रसाद खाने आते हो क्या? है कोई दिमाग विमाग नहीं है क्या? पैदल लेंस की गोली खाई हुई है? चप्पल पहनने से और स्कूटी ले लेने से पैदल लेंस खत्म नहीं हो जाती। जिसको होना होता है वो दिमाग से भी हो जाता है। एक बात बताते बताते थक गए। एंगल बाइसेक्टर, ये कमबख्त एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर हो रहा है। इसका मतलब कि ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको क्यू मान लूं तो ए बी क्यू आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये 14 है, तो ये भी 14 हो जाएगी। ये 14 है तो बची ये 5। अब आपको पता है कि ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से ये पैरेलल लाइन, ये इसके पैरेलल होगी या नहीं? दोनों मिड पॉइंट है, एन भी मिड पॉइंट हो गया और ये भी। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 5 है, तो ये कितनी हो गई? 2.5। मौखिक उत्तर आ रहा है। कैसे आ रहा है उत्तर? मौखिक। आपका नहीं आ रहा बस। चलिए, ये अच्छा था सवाल लेकिन ना, क्यूटी पाई था। ऐसा सवाल पेपर में आता है तो थोड़ा सा चांस रहते हैं कि हर बच्चा नहीं कर पाएगा। हाँ भाई, आप क्यों नहीं कर पा रहे? तो ओवर एज हो जा रहे हैं भाई साहब। कब शादी ब्याह होएगा, कब क्या होएगा? नौकरी लगाओ जल्दी। इस बात की फिक्र नहीं है क्या? बिल्कुल। मुझे है नहीं है, तुम्हें ज्यादा पता है मेरे बारे में। ये एंगल बाइसेक्टर था तो परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा। और ये ट्राइंगल कैसे होंगे? आइसोसेलेस। होगा या नहीं? तो ये 14 हो गया, ये 5 हो गया। अब ये एन भी मिड पॉइंट होगा, परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। एम मिड पॉइंट दे रखा है तो मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन, इसका मतलब ये इसके पैरेलल होगी। तो ये 5 है तो ये 2.5 होगी। इसके एरिया का अनुपात भी, बहुत सारी चीजें फिर तो पूछी जा सकती थी, कोई मतलब नहीं है। मतलब कुल मिला के मुझे जो लग रहा है वो ये कि आप सही पढ़ रहे हो। अरे आप इसको वो मत लो, मजाक में मत लो, मतलब सीरियस में बोल रहा हूँ ये वाली बात। अब इन्होंने निकाला, कितने सेकंड में बता दिया था उत्तर? आपने, मुझे नहीं लगता ये सवाल पहले कभी किया होगा, ये फर्स्ट टाइम मैंने पूछा ये सवाल। तुरंत बता दिया इन्होंने 2.5। इनके पास भी वही दिमाग है जो आपके पास है। प्रैक्टिस नहीं कर रहे बस आप, नकली डंबल उठाने में लगे हो। इससे क्या होगा? बाजू बन जाने से कुछ नहीं होता। दिमाग बनाओ। ये बन गया तो फिर समझ लो करोड़ों में खेलोगे। अब तुम्हें खेलना ही नहीं है, हजारों में ही खेलना है, तो फिर क्या कर सकते हैं? स्टैंडर्ड ही भाई हजारों वाला है। कभी सोचते हो कि मुझे करोड़पति बनना है या नहीं? ये सोच ही नहीं है।
करोड़पति किस है यहाँ पे कोई जो ये सोच के बैठा है कि मुझे करोड़पति बनना है? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं बताइए पूरी क्लास में, बाकी तुम सब 2-4 लाख में ही खुश हो। अरे हाँ, उससे ज्यादा तुम्हारा करोड़पति में तो तुम्हें चक्कर आने लगे सुन के। इस सवाल का उत्तर क्या आ रहा है? अगर इस सवाल का उत्तर भागलपुर वाले भाई साहब बताएंगे तो उनकी तरफ से सबको जलेबी मिलेंगी। क्या उत्तर आ रहा है इस सवाल? ये बड़ा अच्छा सवाल है। 1/2 या 1/4 या इक्वल 2? आपका भी यही आ रहा है 1/2। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यू विल लाइटन टू योर फादर्स नेम, आप अपने पिता के नाम को रोशन करेंगे। देखिए ज्यादा मजा आ रहा है आपको? देखिए भाई एक बात बताइए, ये पी क्यू मिड पॉइंट है, बोलो है या नहीं? तो यहां से यहां तक हाइट भी 1-1 होगी। क्यों होगी हाइट 1? क्योंकि हम जानते हैं कि भाई थेल्स थ्योरम में हमने पढ़ा कि अगर आपने मिड पॉइंट को मिलाया है तो ये दूरी भी क्या होगी? बराबर होगी। बोलो होगी। क्लियर है? देखो अब अगर मैं इसको इससे मिलाऊं तो आप बोलोगे यार ये भी हाइट 1 होगी क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है। अच्छा, आपको नहीं लगता दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी? ये दोनों दूरी बराबर होंगी, ये वाली एक और ये वाली एक सेम होगी। यानी आपने ये देखा कि जो ट्राइंगल BAC है और ट्राइंगल RPQ है, इन दोनों की हाइट 2-2 आ रही है। तो फिर एरिया सिर्फ बेस पे डिपेंड करेगा, और बेस आपको दिख रहा है इस वाले का PQ है और इस वाले का AC है। तो BAC का बेस 2 है और इसका 1 है, तो एरिया भी इसी अनुपात में बढ़ जाएगा, बेस और एरिया सेम होंगे। मुश्किल नहीं था? मुश्किल था क्या? नहीं। हमने पहले भी कहा, देखो कि मुश्किल इस संसार में एक ही चीज है। एक आसान सा सवाल कर लीजिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया सबको पता है, √3/4 A² होता है, हाइट √3/2 A होती है, हर एंगल 60 डिग्री होता है, कैपिटल R A/√3 होती है, स्मॉल r A/2√3 होती है। ये सब बातें पता है इसके बारे में? नहीं पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा सवाल कर लीजिए, मेंस में आया था 2017 में। ये देखिए, ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी भुजा 12 है। कितना? 400? हाँ मतलब मुश्किल नहीं है, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, लल्लू राम सवाल इसको कहते हैं हम लोग, लल्लू राम। ये A है, ये B। इसमें बहुत टाइम लग रहा है? बहुत सिंपल है, देखो ये आप बताओ कि ये एंगल 60 डिग्री होगा तो ये √3 होगी, ये 1 और √3, सिंपल। तो आपने देखा कि 2 + √3 की वैल्यू कितनी है? 12 है। हमें √3 की निकालनी है तो ऐसा मत करना 2 को उधर ले जाओ, ऐसे नहीं। तो 1 की कितनी होगी? 12/2 + √3। तो √3 की 12√3/2 + √3, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा? बस √3 की वैल्यू आ गई ना। ये पूछा क्या सवाल में? एरिया का स्क्वायर पूछा है, तो बस एरिया क्या हो जाएगा? 12 बारी में 144 गुणा 3/7 - 4√3। तो अब क्या ऊपर जाएगा? तो ये 144 दिया 432 और ऊपर प्लस हो जाएगा ना, ये चीज नीचे प्लस है ऊपर माइनस हो जाएगा। हाँ तो हमने पहले नहीं किया क्योंकि पहले करते बाद में करते बात की, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा।
अच्छा, एक वो वाला सवाल भी कर लेते हैं, इतना बार घूमा है ये सवाल कि क्या पता फिर कल को आ जाए पेपर में और हम ना कर पाए, बल्कि हाँ रिपीटेड कुछ तो आएंगे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। और गुस्से में कठिन सवाल डाल दिया। ये सवाल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होगा एबीसी। कितना आ गया? हाँ, आपको आता ही वाला सवाल करना है, कुछ नहीं है। देखो इस सवाल में बड़ा सिंपल है, ये 1 2 3 लाइन ही लेगा, ज़्यादा नहीं। हम क्या करते हैं, बस एक यहाँ पे हमने एक 3 का इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, बस इतना सा ही काम है इसमें, जो थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, इस पॉइंट को आपने पी मान लिया, तो जब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो आप ये कहेंगे कि भाई अगर मैं इस एंगल को, आप बताओ ये वाला एंगल, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 60 माइनस ये होगा और ये भी 60 माइनस ये होगा, यानी मैं कह सकता हूँ ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। बताओ दोनों थीटा थीटा होंगे या नहीं? ये भी थीटा, ये भी थीटा, क्योंकि ये मिला के भी देखो इस दोनों में ही कॉमन है और 60 माइनस थीटा आ रहा है इस हिसाब से। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बनाया तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी। तो आपने देखा कि ये 3 और ये भुजा के बीच का कोण थीटा है, और इधर ये 3 और इस भुजा के बीच का कोण थीटा है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ओबीसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है पीबीए के, है या नहीं? अगर ये कॉन्ग्रुएंट है पीबीए के तो सब कुछ बराबर हो जाएगा भाई। ये भुजा तो बराबर है, थीटा के सामने की भुजा कितनी है यहाँ 5, तो यहाँ भी थीटा के सामने की 5 हो जाएगी, ये 5 हो गई। अब अगर ये 3 था, ये 4 था, ये 5, तो ये एंगल 90 हो जाएगा, और ये एंगल कितना है 60, है नहीं? तो बस मुझे ए बी तो चाहिए, तो cos 90 प्लस 60 लगा दिया। cos 90 प्लस 60 कितना होगा बता सकता है? -√3/2 बराबर 9 प्लस 16 माइनस ए बी स्क्वायर बटे 2 3 4, 2 से ये 2 कट गया, तो ये कितना आ गया 4 3 12√3, तो ए बी स्क्वायर आ गया बेसिकली 25 प्लस 12√3। अब हमें तो एरिया निकालना है, तो इसको √3/4 से गुणा कर दूं दोनों तरफ, तो ये कितना होगा 25√3 प्लस 36/4, ये उत्तर है। तो ये याद भी रख सकते हैं, आ भी सकता है पेपर में सवाल, ऐसा कुछ नहीं है। आपने याद कर रखा, आसान है वैसे, कुछ ऐसा है नहीं। और भी बहुत तरीके हैं इस सवाल को करने के, सबसे आसान तरीका यही है। जी 191 बहुत है आपके 175, तो कौन सी रैंक थी आपकी 32 में? अरे आप टॉप मारोगे, आप कैसी बातें कर रहे हो? इतने सब सवाल थोड़ी आएंगे जितने ये सब फर्जी बनाते रहते हैं पेपर में, ऐसा कुछ नहीं। ए बी सी डी ई एफ इज एन इक्यू एंगुलर हेक्सागन। ये कह रहा है ए बी सी डी ई एफ इज ए इक्यू एंगुलर हेक्सागन। ए बी बराबर 6 है दोस्त, बी सी बराबर 8, सी डी बराबर 10, डी बराबर 12। देखिए ऐसे इन्होंने चित्र बना रखा है। बड़ा गंदा सा बना है। ये कह रहे हैं भाई साहब कि D इज द डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट सर्किल, D इज द डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट सर्किल, फाइंड D स्क्वायर। D स्क्वायर क्या होगा? नंबरिंग नहीं कर रखी? नहीं बेटा, वो थोड़ी इक्यू एंगुलर है। मैंने बताया था एंगल बराबर हो तो साइड का बराबर होना जरूरी नहीं है, साइड बराबर हो तो एंगल का बराबर होना जरूरी नहीं है।
आप बताओ रेक्टेंगल में सारे एंगल बराबर होते हैं कि नहीं? लेकिन सारी भुजाएं नहीं होती। रोम्बस में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारे एंगल होते हैं? नहीं होते, मना कर देते हैं हम नहीं होंगे। क्या करें? कितना उत्तर आ रहा है यार? ये सवाल थोड़ा परेशान सा कर रहा है यार, मुझे भी आ रहे है ऐसे। मैं 47, ओ वही मैंने कहा 47 तो वेट होता है। देखिए चलिए मैं बता दूं, ऐसे इक्यू एंगुलर का मतलब क्या है? अगर सारे एंगल बराबर होंगे तो कितने हो सकते हैं? n-2 इंटू 180 और बटे n। n कितना होता है? 6 -2 4 गुणा 180 बटे 6, 120 आ गया। एंगल कितने हो गए? 120। अब आप समझना, अगर ये एंगल 120 है, अगर मैं ऐसे आगे बढ़ा दूं तो ये 60 होगा, ये भी 60, तो ये भी 60 होगा ना। अच्छा इसको भी और आगे बढ़ा दें तो ये भी 60 होगा, सेम कॉन्सेप्ट है, इसको भी आगे बढ़ा दिए 60 होगा। नहीं, अगर ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो ये क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। नहीं, अच्छा सीडी कितनी दे रखी है इन्होंने? सीडी 10, तो ये 10 है, तो ये इसकी ये भी 10 होगी भाई, तो 5√3 आ जाएगी। अच्छा ये कितनी थी भुजा? ए बी 6, तो ये भी 6 होगी, और बी सी कितनी थी? 8, और ये 10, तो ये पूरी भुजा कितनी हो गई? 24 हो गई। तो 24 का मतलब ये पूरी कितनी हो गई यहां से यहां तक? इसको mn मान लो, mnp, तो mp कितनी आ गई? mp पहले तो pn निकाल दी 5√3, और mp आ गई 12√3। अच्छा अगर हम इसकी बात करें तो ये डायमीटर होगा इसका, नहीं तो d कितना आ जाएगा? 7√3, और इसका स्क्वायर पूछ रहा है, d स्क्वायर, तो 147 आ जाएगा। सही बताया था पीछे, किस भैया ने बताया था? यू आर द किंग ऑफ मैथ्स। एक ये वाली बात भी लिख लो साइड में। अभी 1-2 दिन से मैं वैसे नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, जैसे पिछले कुछ दिनों में पढ़ा रहा था, हंस हंस के मजाक बना के टाइप्स, मतलब वो जो एनर्जी थी वो नहीं शो कर पा रहा हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा, पहले भी मैं एंजाइटी से ग्रसित रहा हूँ, अभी फिर से दोबारा ऐसे हो गया। कल जा रहा हूँ डॉक्टर से दवाई लेने, फिर दोबारा से छोड़ दी थी मैंने वैसे सारी दवाइयाँ। एंजाइटी बहुत ही मतलब वाहियात किस्म की बीमारी है, मैं आपको बता नहीं सकता इसके बारे में। तो मैं अपनी लाइफ में कभी सोचता नहीं था कि ऐसी बीमारियाँ भी कुछ होती हैं। इस बीमारी में आदमी को मतलब कुछ भी नहीं करने का मन करता, कुछ भी नहीं। ये होता कुछ नहीं, जैसे अभी मैं आपको बोल दूं यहाँ पे आग लग गई पीछे, मैं बोल दूं बम है, तो आपको क्या होगा? बहुत एक घबराहट सी हो जाती है, नहीं कैसे भी भागना है। होता कई बार ऐसे कुछ ऐसी बात हो जाएगी, आप नहीं बताना चाहते थे, आपके घर वालों को पता लग गया है, जो घबराहट होती नहीं होती, तो बड़ी बड़ी बातों पे होती है। एंजाइटी में जब इंसान होता है, जैसे कि मैं हूँ, तो मुझे क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी बातों पे ही वो चीज़ होने लगती है। बहुत छोटी छोटी बातों पे, माइन्यूट सी, जैसे लाइट नहीं आई, नेट नहीं आ रहा, या कुछ भी बहुत छोटी छोटी बातों पे। चाय मंगाई, चाय नहीं आई, तो फिर इस छोटी सी बात पे। चार्जर लगाया, चार्जर का बटन दबाना भूल गए, उस छोटी बातों से। इन सब बातों से ही उतनी ही घबराहट होना। मतलब दिमाग जो है छोटी छोटी बातों पे ही दिल को सिग्नल देने लगता है, जिससे आपकी जो हार्ट बीट होती है वो इरेगुलर हो जाती है। आपका दिल ही तो धड़कता है जब आप घबराते हैं, तो वो चीज़ है, वो एंजाइटी होती है बेसिकली। बस थॉट्स आते रहेंगे, आपका किसी से भी बात करने का मन नहीं करेगा। मैं खुद बड़ा आश्चर्य रहता हूँ, अभी मेरे घर वाले आए थे 3 दिन से, मैंने किसी से सिंगल बात नहीं की। पता नहीं आपके साथ फिर भी मैं सवाल करता हूँ, थोड़ी बात होती है तो मन हल्का हो जाता है टाइप, और कोई वजह नहीं है। आप सोचो कि मेरे पास टेंशन की क्या वजह हो सकती है? एक भी सिंगल वजह नहीं है, एक भी सिंगल वजह हो कि मेरे पास इस बात की जो टेंशन है। मतलब मुझे उस भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एक आदमी को जितनी जरूरत होती है और जितना वो सोचता है, उससे कम से कम 1000, 2-3 हजार गुना तो पैसा है मेरे पास, जितना आदमी सोचता है। कोई टेंशन की वजह नहीं है, और फिर भी पता नहीं क्या शादी आप शादी, अरे ये तो और टेंशन की वजह पगले हो जाएगी, तब तो पता चलेगा। हाँ फिर तो और ज्यादा एंजाइटी बढ़ जाएगी। अभी इस दौर में मैं क्यों नहीं कर रहा, यही डॉक्टर मेरे को खुद ही रेकमेंड करता है कि जब तक मूड ठीक ना हो, शादी कर ली, बात ही नहीं कर रहे आप सामने वाले से, क्या होगा बताओ? और लड़ाइयाँ पनपेंगी कि नहीं पनपेंगी? तो ये चीज है, ये होती है। ये इंसान को जब भी आप एक फेज से दूसरे फेज में जाओगे, जैसे मैं खुद ही 0 से कहाँ पहुंचा, तो उस फेज में ये बहुत कॉमन बीमारी है। जितने भी आप किसी भी हीरो, एक्टर्स, किसी के भी बारे में पढ़ो, सेलिब्रिटी के बारे में, उन सबके जीवन में ये दौर आया, सबको रहती है।
लेकिन वो सब क्या करते हैं कि उस दौरान फिर आराम कर लेते हैं। आपको होगी, आप आराम कर लो, कुछ काम ही मत करो, ठीक हो जाओगे आप। अभी आपने सुना कपिल शर्मा, हनी सिंह, सब उसको हुई है, सबको है ये। आप भी अचानक से बड़े आदमी बनोगे, कुछ आपके जीवन में होगा, आपको भी हो जाएगी। लेकिन मैं भगवान से ये दुआ करूंगा आपको ना हो, कभी ना हो। ये बहुत ही बेकार बीमारी है, इससे अच्छा किसी को कुछ और हो जाए। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये बहुत ही मतलब होती क्यों है मतलब। नहीं नहीं नहीं, सोच इसमें कुछ नहीं कर पाते। मैं दुनिया की टेंशन सुनता हूँ और उनका इलाज करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या दिमाग में जब आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, या जैसे अब मेरे लेवल पे आके बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपको पता है कि आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाने से बहुत सारी, जब आप टेंशन लेते हो और रेगुलर आप सोते नहीं हो, तो दिमाग में एक सेरोटोनिन होता है, ये सारे हार्मोन्स ही तो होते हैं। एक हार्मोन्स रिलीज होता है जब आपको कोई टेंशन हो गई, आपने सुना कि किसी की डेथ हो गई, हार्मोन्स रिलीज हुआ, आप सैड हो गए। तो हार्मोन्स का खेल है सारा। तो ये जो सेरोटोनिन हार्मोन्स होता है, इसकी कमी हो जाती है दिमाग में, ये सूख जाता है, जिसकी वजह से आप हमेशा सैड फील करोगे, हमेशा सैड फील करोगे। ये हार्मोन्स है। लेकिन जो इसकी दवाइयां हैं, सबसे बड़ी बात है उनके साइड इफेक्ट बहुत तगड़े हैं। भाई कोई बात नहीं, लेकिन इतने बच्चों की दुआ है, कुछ ऐसी बात नहीं है, ठीक हो जाएगी। अभी एक बार बिल्कुल ठीक हो गई थी, बीच में फिर पता नहीं कैसे हो गया। नहीं, इसमें नींद ही नहीं आती। जब आपको एंजाइटी होगी तो बहुत कम नींद आएगी, आप 1 घंटे सोएंगे, फिर आंख खुल जाएगी, लगता है कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो, ऐसे रहेगा। मेडिटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन। मैंने आज से स्टार्ट किया, योगा ट्रेनर सुबह बुलाया, शाम को मेडिटेशन वाले। नहीं 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 बुलाऊं, पहले भी इसी से मैंने दवाइयों को छोड़ा था, पहले भी। मेडिटेशन तो बेस्ट है, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन दिमाग तक जाएगी वो लिक्विड जनरेट होता है। ऑक्सीजन दिमाग तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हम लोग इतने बिजी हो गए हैं कि हम सांस ही पूरी नहीं लेते, चाहे हमें यहाँ पे बस सांस ली अधूरी छोड़ दी, तो ऑक्सीजन हमारे दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाती है। हम सब जिंदगी की भाग दौड़ में खुद को खत्म करे जा रहे हैं। एक ये वाली बात भी लिख लो कि एक आती होगी वैसे तो आपको, फिर भी, कि ABC एक ट्रायंगल है और ये D पॉइंट है, D से हमने यहाँ P1 डाल दिया, और ये P2 और ये P3, और ये A है, तो A बराबर होता है 2/√3। चलिए कुछ और सवाल लिखते हैं। ये सवाल कह रहे हैं C B। आप ना कुछ सवाल घर से करने के लिए ले जाओ लिख के, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए भी सवाल मिले कुछ N और M। और बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस के पीछे मत भागो, बहुत सवाल करने से कुछ नहीं होगा। CD परपेंडिकुलर AB, AM एंड BN आर एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। PQ पूछ रहा है क्या होगा PQ, तो 8/3√5, 9/3√7, महा बकवास ऑप्शन है, 3 लिख देता, √4/5, 9/5√2। और कुछ सवाल लिख लो, और 1-2 सवाल लिखो। ये नोट कर लिया आपने, इसकी फोटो खींच लो। ये कह रहे हैं सवाल, PQTURS। T जो है वो QR का मिड पॉइंट है, QR का मिड पॉइंट है T।
पी यू बराबर यू एस पी एस है, पी यू बराबर पी एस, यू आर बराबर 2, तो क्यू एस पूछ रहा है क्या होगी। ऑप्शन है 2√2, √2 और 2। बाकी एक सवाल और लिख लो बस, ये नोट कर लिया। मिड पॉइंट है मैम, मिड पॉइंट, पीटी, पीटी का फुल फॉर्म होता है पॉइंट। आपका निकल गया वो फिजिकल सीपीयू का, पैर में चोट लगी तो नहीं निकलेगा, बहाने मत मारो, चुपचाप से निकाल के आना। हाँ, इसकी दवाई आती है पैर के दर्द की, तो रेड बुल का ढक लेना 2-3 है। आपने तो निकाल दिया ना, सबका ही निकल जा रहा। अब तो बच्चे पता नहीं बड़े अच्छे हो गए फिजिकली। हम तो इतने डरे हुए थे फिजिकल से, कभी सीपीओ का फॉर्म भी नहीं भरा कि निकल गया तो घर से उठा ले जाए फिजिकल के लिए। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओबी कॉमा ओडी ओसी एंगल बाइसेक्टर है। अच्छा सवाल है, तो पढ़ा भी होगा आपने, आसान है। एंगल बाइसेक्टर है। एओ बीओ, ये निशित के सिन्हा का सवाल है, आई थिंक मेरे को किसी बच्चे ने भेजा है। सीओ मिड पॉइंट है। ओ सेंटर है सर्किल का, जिसका एरिया, मजेदार सवाल है बहुत, 3 पाई है। तो ए बी की लंबाई पूछ रहा है, क्या होगी, ए बी की लंबाई पूछ रहा है। कल की क्लास में जो हमारा फोकस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही रहेगा। पूरी क्लास में हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही सवाल करेंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल पे अभी तक भी करें लेकिन आगे भी वही करेंगे, ठीक है।